सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वास्थ्य परिधि कार्यक्रम के पिछले अंकों में हमने आपको कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। आशा है कि आपको उससे काफी लाभ हुआ होगा। कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको अलग अलग विषयों पर जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के होम्योपैथ डॉक्टर AK गुप्ता से और ये जानते हैं कि सफेद दाग जो कि एक आम समस्या है उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो सफ़ेद दाग छोटे होते हैं और बाद में बड़े बन जाते हैं, जिसको कि आमतौर पे लोग फुलवेरी के नाम से या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं। इसमें स्किन में एक मेलानिन नाम की कलर होता है जो उसको वो देता है पिगमेंटेशन, उसकी मात्रा कम हो जाती है। मात्रा कम होने या उसका बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन का नॉर्मल कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है और डीपिगमेंटेशन हो जाती है। और प्राय देखा जाता है कि ये हाथों में, लिप्स के ऊपर या फेस पे या चमड़ी के किसी भी शरीर के अंग पे हो सकता है। और शुरू में छोटे छोटे दाग दिखते हैं, पर अगर उसका प्रॉपरली इलाज ना कराया जाए या प्रॉपर ध्यान ना रखा जाए तो काफ़ी बढ़ भी जाते हैं। और कहीं कहीं लोगों में तो देखा तो पूरा का पूरा शरीर ही श्वेत सा हो जाता है। और ऐसे में जिसको हम कहते हैं कि चितकबरापन, कई लोगों में इस तरह से लगता है, कहीं में लगता है पूरी स्किन श्वेत हो गई है और वो जैसे फॉरेनर टाइप की स्किन होती है, परंतु वो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ मेलानिन की कमी की वजह से ही होता है। जहाँ तक इसके कारण का सवाल है, इसका कोई मुख्य कारण अभी तक बहुत अच्छी तरह तो पता नहीं है कि उसका मूलभूत कारण क्या है, परंतु ये देखने में आता है कि कुछ लोगों में जिनमें स्किन की प्रॉब्लम होती है, कुछ एलर्जी की वजह से भी हो जाती हैं। कईयों का कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है तो उसमें हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई औरतों को बिंदी वाली जगह पे वहाँ पे गम के साथ एलर्जी हो जाती है और बाद में वहाँ पे भी सफ़ेद दाग पड़ जाता है। और जहाँ तक हम अपनी होम्योपैथी के अंदर उसका इलाज की बात करते हैं, हम इलाज में अक्सर देखा जाता है कि हम किसी भी पेशेंट को उसकी पेशेंट के अनुसार, उसके लक्षणों के अनुसार दवाई जो बीमारी के लक्षण है, जो कि सब मरीजों में करीब करीब सेम से होते हैं, परंतु मरीज के अपने लक्षण, जिसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसके लाइक्स डिसलाइक्स और जिसमें उसका मेंटल बिहेवियर, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल डिस्टर्बेंस, सब चीज़ों को लेकर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी सिद्ध होता है। अगर आप ये पूछेंगे क्या सारे केसेस जो विटिलिगो के हैं सारे ठीक हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लोगों को डेफिनेटली सूचित करना चाहूँगा कि हाँ, इसमें 100% तो क्यूरेटिव रेट नहीं है, परंतु बाकी पद्धतियों के कंपैरिजन में और इवन अदरवाइज हमारे अपने क्लिनिक में ही हमने ऐसे काफ़ी अच्छे पेशेंट देखे हैं जिनको पूर्ण रूप से इसका लाभ हुआ है। कुछ पेशेंट्स को आंशिक रूप से लाभ होता है, किसमें कुछ परसेंटेज कम हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बीमारी काफ़ी समय लेती है ठीक होने में और पेशेंट अक्सर बीच में छोड़ जाता है, ट्रीटमेंट छोड़ जाता है या किसी और पद करते हैं। Very often it has been seen the patient who has been suffering from eczema, he does suffer from some other ailment, maybe of gastric origin or maybe of respiratory origin. And quite a good number of times people are seen, as and when they get treatment for eczema, their asthma surfaces up. And when they go in for asthma becomes all right, the eczema surfaces up. So there is a definite correlationship between this eczema and asthmatic conditions too. What is the treatment of eczema in homeopathy? Well, as we have been discussing time and again, that homeopathy does not deal only with the disease. Homeopathy deals with the patient, and we try to treat the patient who has got eczema. We take the sign and symptoms, which are normally itching, oozing of pussy discharge, oozing of watery discharge, pain, bleeding, and there is an inflammation, and sometimes people get the swelling of the concerned part, or the basically on the site of eczema there could be swelling also, redness also, inflammatory signs and symptoms are there. And sometimes the itching could be so intense, the patient finds himself or herself to be in such a mess that he or she cannot resist, and she or he keeps on itching, scratching, sometimes using what you call comb or even knife, or sometimes using very hard surfaces, which normally does no harm to them. And it is imperative for those patients because they cannot resist the itching. And if we give homeopathic treatment, we try to give the medicines with which the symptoms of the disease as well as the symptoms of the patient
we try to match. We try to see the symptoms, what the patient has been feeling about. And in certain cases, we have seen the patient's eczema, the itching becomes better by application of warm things. In certain patients, it is better by application of cold things. So according to that, the medicines are likely to be changed. डॉक्टर गुप्ता, ये वॉट्स क्या होते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है? वॉट्स जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है मस्से या मौके, एक इस तरह के जो शरीर से अंकुरित होकर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है। और ये होम्योपैथी में ये माना जाता है कि ये प्रोलिफरेशन होती है, जो अंदर के टिश्यू होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, वो किसी वजह से सप्रेस्ड रहे हों वो बाहर निकलते हैं, जिसमें साइकोटिक मियास्मेटिक बैकग्राउंड से माना जाता है। वैसे कहने को कुछ लोग इनको वायरल भी मान के चलते हैं, और ये देखने में ऐसा आता है कि कुछ बच्चों में, कुछ बड़ों में, या सभी प्रकार के लोगों में ये वॉट्स हो सकते हैं। वैसे कहीं आमतौर पे ये उंगलियों के पीछे पिछले हिस्से में, हाथ के पिछले हिस्से में, सिर पे, टांगों पे, या कभी कभी गुप्तांगों में भी पाए जाते हैं। और जो गुप्तांगों में पाए जाते हैं वो नॉर्मली सिफिलिटिक या दूसरी तरह के होते हैं, जिसको कंडाइलोमेटास कहते हैं। परंतु ये आमतौर पे देखने में आता है कि कुछ मस्से जो बहुत नरम होते हैं, कुछ बहुत सख्त होते हैं, कुछ जैसे कॉलीफ्लावर होते हैं जिसमें पेडंकुलेटेड टाइप के, जिसमें एक देखने में आता है कि कुछ रेशे से बाहर निकल रहे होते हैं, और कुछ होते हैं बिल्कुल मुलायम से, दबाने पे ना तो इनमें दर्द होती है ना खारिश होती है, परंतु देखने में बुरे लगते हैं। और अक्सर कुछ लोग ये करते हैं कि उसको जैसे घोड़े का बाल लेके काट लिया, या कुछ लोग कहते हैं कि कत्थे से काट दो, चला जाता है, या एसिड से काट देते हैं, या कुछ लोग उसको चूने से जलाते हैं। तो जब वो जलाते हैं उनको वहां से उस समय टेम्परेरी तौर पे तो वॉट हट सकता है, परंतु जब तक वो जड़ से नहीं निकले तो उसके दोबारा होने का अंदेशा हमेशा रहता है। और अक्सर देखने में आता है कि वो जो इस तरह से इसका इलाज करते हैं वो और उग्र रूप धारण करके सामने आ जाता है। अब हम चर्चा करेंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.एन. कुंद्रा से। डॉक्टर साहब, ऐसा रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसमें आज की डेट में बच्चे भी इससे पीड़ित होने से बचे नहीं हैं। पहले तो ये माना जाता था कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों की है, जो कोई खांसी करता है तो उसके कारण की बीमारी से दूसरी पीड़ित है। परंतु अब देखने में आया कि जो छोटी जो नवजात शिशु हैं वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। और इसका मूलभूत कारण ये है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है हमारे वातावरण में, और सिंथेटिक्स का इस्तेमाल होता जा रहा है, चाहे वो दवा के रूप में, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो पहनने की चीज़ें हों, और दिन ब दिन बढ़ते पोल्यूशन के साथ साथ लोगों की रेजिस्टेंस पावर जैसे भी कम होती जा रही है, वो इस रोग से अक्सर पीड़ित होते जा रहे हैं। किसी भी फॉर्म की एलर्जी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी वातावरण के स्तर हो, या किसी दवाई विशेष के हो, भी इस रोग को पैदा कर सकती है। और जैसे कि ये किसी और टाइम पे भी डिस्कस करा था कि कुछ स्किन की बीमारियाँ जैसे एक्जिमा वगैरह होती हैं, और उसके समय में इलाज कराते समय अगर इसका लगातार इसको सप्रेस किया जाए, चाहे बाहरी उपयोग द्वारा किया, जिसमें ऑइंटमेंट यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं, तो कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो जो बीमारी एक्जिमा थी वो उम्र में धारण करके अस्थमा का रूप ले लेती है। और कुछ लोगों को जैसे कि आमतौर पर देखा जाए कि छींकों की प्रॉब्लम शुरू होती है, या नजला बहना शुरू होता है, आंखों में पानी आना शुरू होता है, खांसी शुरू होती है, और तब तक वो खांसते रहते हैं जब तक कि उनकी गर्दन बाहर ना निकले। लगता है ऐसे भी जैसे प्रोडक्टिव कफ है, परंतु निकल नहीं पाता, और उसमें वो खांसते जाते हैं और अपने आप को सांस लेने में असमर्थ पाते हैं। और उसमें देखने में आता है कि किसी को सांस लेते समय विस्लिंग, जैसे कि विजिल की आवाज़ होती है, सांसें की आवाज़ आती है। और बच्चों में जैसे कुछ लोग इसको जैसे कहते हैं छाती चीखने की प्रक्रिया होती है, वो भी देखने में आती है। और आजकल के टाइम में जहाँ की पोल्यूशन लेवल यहाँ पे खासकर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस समय में कुछ एहतियात बरतनी काफ़ी ज़रूरी समझी जाती है, जिसके लिए कि इस रोग को हम कम से कम बढ़ने से तो रोक सकें, और अगर जो है उसको आगे ना होने दिया जाए, या उसका उपचार पूरी रूप से हो सके। डॉक्टर गुप्ता, होम्योपैथी में अस्थमा के रोगियों के लिए क्या क्या इलाज होता है? होम्योपैथी में अस्थमा का काफ़ी अच्छा उपचार संभव है। और मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक अस्थमा के मरीज जो कि काफ़ी पुराने समय से इस रोग से पीड़ित रहते हैं, हमारी स्थितियों लेकर अपने आप को इस रोग से मुक्त कर चुके हैं।
नहीं